पिछले दिन आप पढ़ रहे थे वेन डायग्राम। इसमें नहीं है। क्या हुआ? तो आप लोग वेन डायग्राम बना रहे थे और एडवांस मैथ 3 अगस्त को स्टार्ट होगा। 3 अगस्त ये है। चलिए, तो आपका पिछला दिन सेक्शन जे चल रहा था। जल्दी से नंबर बोलिएगा। सेक्शन जे चल रहा था जिसमें आपका डबल ट्रिपल कैरेक्टर था। जल्दी से बोलेंगे 1 से लेकर 50 तक। जिनको दिक्कत है नंबर टाइप करिए 1 से लेकर 50 तक। 11 से 15 ये है। 11 से 15 देखने से बड़ा लग रहा है लेकिन बड़ा आसान है। आप लोग कायर हैं जो नहीं बना सके। देखिए, कुछ सलाह देते हैं। पहले, दुनिया का कोई भी इंसान हो, हर कोई सक्सेस होना चाहता है। लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता है। उसका ढेर सारा रीजन है। सबसे पहला तो कि आज से, अब से, इस वक्त से ये ध्यान रखेंगे कि आपके पास जितना भी विकल्प हो उस सभी विकल्प को आप बंद कर देंगे। क्योंकि जितना भी विकल्प आएगा आपके सफलता के राह में वो अड़चन डालेगा। इसलिए कभी भी कोई भी इंसान को किसी भी चीज के लिए विकल्प नहीं रखना चाहिए। बहुत सारे लोगों से कहते आप सुनते हैं कि ये वाला अगर नहीं होगा तो ये वाला कर लेंगे। इसका मतलब है कि उनके पास विकल्प है। विकल्प का मतलब है कि आधा एफिशिएंसी यहाँ से हटाकर यहाँ पर भी वो कुछ ना कुछ लगा रहे हैं, जिसके वजह से इसमें आपको रुकावट होगा। और आपको भी पता है कि आज के डेट में सफलता हासिल करने के लिए लाइन में ढेर सारे लोग लगे हुए हैं जो कि अपना पूरा एनर्जी लगा रहे हैं, और आप है कि आधा एनर्जी कहीं दूसरे जगह आप लगा रहे हैं। तो ये तो क्लियर यहीं पर हो रहा है कि आप वहां पर असफल हो जाएंगे। यानी विकल्प कभी भी नहीं छोड़ना है। एकदम माइंड में सेट कर लीजिए, किसी भी काम को करिए
तो आप उसमें से विकल्प हटा दीजिए। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर आपके पास विकल्प ये है कि चलिए ये वाला अगर नहीं हम बनाए तो सर से पूछ लेंगे। अब माइंड में जैसे ही आपका विकल्प आ गया कि चलो एक बार प्रयास किए और दिक्कत हुआ तो चलो हमको तो पूछना है ही और बता देंगे, हमारा काम हो जाएगा, तो आप हमारे ऊपर छोड़ दिए। जबकि आपका काम होता है कि आप दिमाग लगाए और वहां पर जब नहीं बना तो फिर आपका उस समय छोड़ देंगे और आपका माइंड जिस समय अस्थिर हो, आपका माइंड फ्रेश हो, उस टाइम पर एक बार उसको और दोबारा प्रयास करिए और हो सके तो उस समय आप प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर बन जाएगा। हम अपना हकीकत बताते हैं, हम अपने लाइफ में कभी पढ़ाई किए ही नहीं, क्योंकि गांव में झोला लेके पढ़ने के लिए जाते थे, वो काख में लटका कर, वो स्लेट जो होता था बचपन में जब पढ़ते थे तो उसमें लकड़ी का कटहरी लगा हुआ रहता था, हम उसको निकाल के स्लेट को ऐसे कॉर्नर पकड़ते थे, जहां कोई कुछ बोला तो कोना से उसका सर पर लगा देते थे, काम तमाम। तो हमको ना कोई टीचर पढ़ाते थे और ना हम घर पर पढ़ते थे, तो कभी पढ़ाई करबे नहीं किए। तो यहाँ पर हमारे पास मतलब अगर विकल्प आता, हमारे पास ज्ञान रहता कि जो भी टीचर लोग पढ़ा रहे हैं वो कंसेप्ट अगर हमारे पास रहता, यानी वो विकल्प बन जाता, तो आज हम खांटी मेथड का निर्माण नहीं करते। और जब खांटी मेथड का निर्माण नहीं करते तो मैथ इतना आसानी से नहीं बन पाता। तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, बचपन से कभी पढ़े ही नहीं, कोई टीचर का कंसेप्ट हमारे पास है ही नहीं, तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए हम खांटी मेथड को डेवलप करने लगे, क्योंकि वही हमारे पास था ही, और उसी को धीरे धीरे बढ़ाने लगे और बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक पहुंचा दिए कि क्लासरूम में जब पढ़ाते हैं तो कोई भी स्टूडेंट हमारा असाइनमेंट को किसी से कंपेयर करने के बारे में कभी सोचते ही नहीं है, कभी सोचते ही नहीं है, क्योंकि एक एक चैप्टर में इतना ज्यादा संख्या में क्वेश्चन रहता है और इतना हाई लेवल तक का क्वेश्चन रहता है कि मार्केट में कंपेयर करने के लायक उसके आसपास में कोई हो ही नहीं सकता है, इसलिए कंपेयर का ऑप्शन ही वहां पर नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं पड़ पाता है। तो इतना दूर तक हम बढ़ा दिए, इसका केवल और केवल एक ही वजह है कि बचपन में हम नहीं पढ़े थे, लेकिन आज हमारे माइंड में है कि हमें मेहनत करना चाहिए। तो उस टाइम पे जब हम पढ़ाना शुरू किए तो इतना अच्छा से मेहनत किए कि मार्केट में अब हमारा जो बैच जितना भीड़ के साथ पढ़ता है, इसका आधा भी बैच कोई नहीं पढ़ा पाते हैं। तो वही चीज है कि आप विकल्प एकदम दूर कर दीजिए, और आप जिस समय पढ़ते हैं तो गार्जियन भी कभी कभी कुछ लोग कह देते हैं अच्छा करो कोई बात नहीं, अगर नौकरी नहीं हुआ तो बिजनेस कर लेना, वहां पर एक और विकल्प आ गया। तो विकल्प जैसे ही आपके सामने आएगा तो फिर आपका पढ़ाई के प्रति जो झुकाव है, लगाव है, वो धीरे धीरे घट जाएगा। तो सबसे पहले विकल्प को हटा दीजिए। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि खेत घर बेच दीजिए और रोड पर आ जाइए, अब कोई विकल्प नहीं बचा, उसके बाद अब पढ़ना ही एक विकल्प बचा है, ये करिए, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जब होमवर्क करते हैं तो आपके माइंड में ये बात आना चाहिए कि हमें सर बताने वाले नहीं, अगर ये पूछेंगे तो हो सकता है कि दो चार बात बोल भी दें। अब ऑफलाइन में लोग सक्सेस क्यों रहते हैं, उसका भी एक रीजन है। अब देखिए ऑफलाइन में अगर आप रहे होते और ये क्वेश्चन पूछे होते तो ये वाला हंटर उठा के अभी एक तरपिये से ऐसे घूमते और घूमने के क्रम में कॉपी पलट कर देखते, जो लोग नहीं बनाए हुए रहते तो ये दुखहरण सिंह उनका दुख हर लेते, लेकिन ऑनलाइन में ऐसा व्यवस्था है नहीं। तो हमारे यहाँ जो भी स्टूडेंट ऑफलाइन में पढ़ते हैं तो बहुत सारे लोग देखिएगा यूट्यूब पर भी आते हैं तो कमेंट में लिखेंगे ये बड़ा हरामखोर मास्टर है, एक नंबर का, इतना बदमाश मास्टर आज तक कभी हमने देखा ही नहीं है। तो उसका कारण यही है कि हम जबरदस्ती मार मार के लोग को पढ़ाते हैं, तो बहुत सारे लोग को मानना रहता है कि ये बदमाश मास्टर है, जबकि हकीकत तो ये है कि आपके गार्जियन, याद कीजिए जब आप छोटे होंगे,
तो आप कोई गलती करते होंगे तो दो चार झापड़ खींच देते होंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो गार्जियन आपके दुश्मन थे जिसके वजह से आप गलती किए तो उसका दो चार झापड़ मार के उसका बदला ले लिए, ऐसा बात नहीं है। बल्कि बात यह है कि आपके गार्जियन के मन में ये विचार है कि हमारा बच्चा गलत रास्ता ना पकड़ ले, गलत कुछ ना करे। तो जो गलत काम किए जिसके वजह से दो चार झापड़ मार दिए ताकि उसको ये बात याद रहे और सही रास्ते पे चले, सही काम करे, इसलिए वो वहां पर चाटा लगा देते हैं। अब हमारे क्लास में इतने सारे लोग पढ़ते हैं, वहां पर अब हंटर लेकर जब घूमते हैं, कुछ को दे भी देते हैं, तो वहां पर जो भी क्लास में स्टूडेंट पढ़ते हैं उनको लगता है कि सर हमको बहुत इस पर ध्यान दे रहे हैं तब इस पर हमें मार रहे हैं, नहीं बना रहे हैं तब। कुछ स्टूडेंट निगेटिव भी होते हैं, वो कहते हैं कि बड़ा मारता है, फलानमा जगह नहीं जाना पढ़ने के लिए। लेकिन जो यहाँ पहुंच जाते हैं उनका रास्ता ऐसा साफ होता है कि यहाँ ना होमवर्क करके आए, ऐसा होता ही नहीं है। तो लोग उसको कर करके आते हैं। जब पहला बार आपका एडवांस मैथ एसएससी में पूछना शुरू किया था तो हम 5 किताब एक साथ तैयार किए। एडवांस में ट्रिगोनोमेट्री है तो पहले पढ़ाने के लिए, फिर प्रैक्टिस करने के लिए, फिर टेस्ट के लिए उसमें कॉपी भी देते थे और लोग लाइन में लगते थे। उसी समय कॉपी चेक होता था, नहीं बना रहा तो क्लास में एंट्री बंद। तो जिसके वजह से लोग घर पर बना करके आते थे क्योंकि उनके पास ऑप्शन क्लास में इन करने का एक ही था। नहीं बना के आएंगे क्लास में प्रवेश ही वर्जित है। हमारे यहाँ मोबाइल क्लास में अलाउ नहीं है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते ऑडियो वीडियो। तो लोग सोचते थे कि हमको ध्यान से देखना है क्लास में और हर हाल में सीखना है। अगर नहीं सीखेंगे तो हम रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते कि घर पर जाके दोबारा उसको रिपीट करें। कोई ऑप्शन हम नहीं छोड़ते हैं, जिसके वजह से जो भी स्टूडेंट पढ़ते हैं वो इतने गौर से आपको यहाँ बोर्ड को देखते हैं, इतने ध्यान से सुनते हैं और इतने अच्छे से होमवर्क करके आते हैं कि शायद ये ऑनलाइन क्लास चल रहा है तो जो ऑफलाइन में पढ़ रहे थे वो एडमिशन लेके ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे। हमारे यहाँ का ऑफलाइन पढ़े हुए स्टूडेंट गलती से कभी भी किसी का भी ऑनलाइन क्लास लेने के बारे में तो खैर कभी सोचेंगे ही नहीं, और गलती से YouTube पर आएंगे तो टाइम पास करने के लिए, पढ़ने के ख्याल से नहीं। क्योंकि इतने अच्छे से, इतना शॉर्ट मेथड से, इतने शानदार ढंग से बता देते हैं कि लोग कभी सोचेंगे ही नहीं कि किसी और भी टीचर का कोई भी कंसेप्ट हमें सीखना है। क्योंकि सबको पता है क्लास जब करते हैं तो कि यहाँ पर क्या पढ़ाई होता है, लेकिन यहाँ ऑनलाइन पढ़ते हैं तो मारने पीटने का व्यवस्था नहीं है। आप एक बार ट्राई किए, लगा कि क्वेश्चन बड़ा है या थोड़ा सा उलझा हुआ या तो भारी टाइप का लग रहा है तो सीधे चलो छोड़ो, पूछिए तो लेंगे, हमको बनाने से क्या फायदा है। लेकिन जब आप बनाएंगे तभी आप एग्जाम में भी बना पाएंगे और उसी से रिजल्ट होगा। अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे तो उसके वजह से जब हम पढ़ाते हैं तो आपके पास नॉलेज हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में सक्सेस होने के लिए केवल नॉलेज ही पर्याप्त नहीं होता है, उसके लिए अभ्यास जरूरी है। पढ़ने से नॉलेज होगा लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो उससे स्पीड बढ़ेगा और उस स्पीड के वजह से एग्जाम में कम समय में ज्यादा क्वेश्चन बना पाएंगे और उसके वजह से आपका रिजल्ट हो पाएगा। ऐसा थोड़े ना है कि आपको कोई मोटरसाइकिल चलाने के लिए, सिखाने के लिए फील्ड में ले गए तो वो केवल बता दिए कि बाबू ये एक्सीलेटर है, इसको घुमाओगे तो गाड़ी आगे बढ़ेगा, ये है क्लच, ये है गियर, ये है ब्रेक, ये सब सारा कुछ बता दिए। नॉलेज आपके पास हो गया कि ऐसे मोटरसाइकिल चलता, आपके पास ज्ञान हो गया। क्या आप रोड पर बाइक पहला बार में चलाना शुरू कर देंगे एकदम स्पीड में, कहीं भी भीड़ भाड़ में घुसाना शुरू कर देंगे? ऐसा नहीं होगा। पहले फील्ड में अभ्यास करते हैं, खाली रोड पर अभ्यास करते हैं, तब जाके धीरे धीरे सीखते हैं, एक्सपीरियंस होता तब भीड़ भाड़ में चलाते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि होमवर्क मिलता है तो एक बार में नहीं हुआ तो दोबारा ट्राई करेंगे, तिबारा ट्राई करेंगे। अब इतने अच्छे से आपको पिछले दिन के 2 डायग्राम बनाना बाबू, ऐसे करेंगे तो ये आसान हो जाएगा, फिर उसके बाद करना। अब इतना डिटेल से इतने चीजों को समझा रहे हैं। अब एक टॉपिक है वेन डायग्राम,
जो परसेंटेज का एक छोटा सा टुकड़ा, एक तुच्छ सा टुकड़ा है, जो कोई किताब पलटेंगे तो हो सकता है इससे क्वेश्चन एक भी न रहे, अगर रहेगा भी तो 1 2 3 4, उससे ज्यादा नहीं रह सकता है। उसके बावजूद भी इतना क्वेश्चन देके इतने अच्छे से बता के कि ये पैदा कहां से हुआ, इसका रूल क्या है, एक एक चीज को, उसके बाद भी ये जो पिछले दिन बताए थे वही क्वेश्चन है, उसके बाद भी आप नहीं बना सके तो जिंदगी में आप क्या कर सकते हैं। तो इससे हमें यह पता चलता है कि आप नाली के गंदा कीड़ा से भी बदतर हैं। जो नाली में कीड़ा होता है, जहां पर भी देखिएगा वो पानी बहना बंद हो जाता है तो उसमें कीड़ा हो जाता है। अब कीड़ा भी एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए ऐसे ऐसे करके हिलते रहता है ताकि हम उससे आगे बढ़ सकेंगे, लेकिन एक आप इंसान है जो कि उस नाली के कीड़ा से भी बदतर है। और वह कौन सा उगता है जो हो नहीं सकता, तेरा जी चाहे और वो हो नहीं सकता। एक छोटा सा कीड़ा भी पत्थर में घर बना देता है, और तू एक इंसान क्या है जो एक छोटा सा क्वेश्चन को भी नहीं हल कर सकता है। तो अब इससे ज्यादा क्या कहेंगे, छोटा एक सुअर से भी बदतर है, नाली के गंदा कीड़ा से भी बदतर है। आपको नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन के लिए भी भला दिमाग नहीं लगाते हैं तो जिंदगी में क्या करने वाले हैं, कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए आप ऑप्शन हटा दीजिए कि सर से पूछेंगे और हमको बता ही देंगे। काश अगर आप ऑफलाइन का क्लासरूम में रहे होते तो अभी हम खलड़िया उधार देते यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछने के बाद, लेकिन आप ऑनलाइन हैं इसलिए यहाँ पर बच गए, नहीं तो अभी तो हम कचूमर निकाल लेते। ऐसे क्वेश्चन पूछे, आज तक कोई स्टूडेंट इस क्वेश्चन को नहीं पूछे हैं। करा एक स्कूल में 90 छात्र हैं जो 10वीं वर्ग के 2 सेक्शन ए तथा बी में पढ़ते हैं। टोटल 90 छात्र हैं 10वीं वर्ग में, जिसमें 2 सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। करा एक स्कूल में 90 छात्र हैं जो 10वीं वर्ग के 2 सेक्शन ए तथा बी में पढ़ते हैं। छात्र केवल हिंदी, केवल अंग्रेजी या हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं। तो यहाँ पर बात ऐसा है कि सेक्शन ए और सेक्शन बी 2 भाग में हम बांट दिए। टोटल 90 छात्र हैं। अब हम बोले यहाँ पर सेक्शन ए में 2 विषय वाला बात हो रहा है, तो हम बोले थे अलग अलग डायग्राम बनाएंगे, तो बनाना बहुत आसान होता है। अब कह रहा है कि छात्र केवल हिंदी, केवल अंग्रेजी या हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं, यानी ना पढ़ने वाला की संख्या एक भी नहीं है। तो ये आपका हिंदी है, ये आपका अंग्रेजी है, ये हिंदी और अंग्रेजी, ये रहा। एक लिख रहे हैं सर हो गया, नहीं बताइए। आप क्लासरूम में रहते तब बताते, घुट्ठी के कटोरी निकाल देते, घर पर लुढ़कते रहते आप। कराना ए तथा बी सेक्शन में छात्रों की संख्या 4:5 के अनुपात में है। बोले यहाँ पर टोटल जोड़ेंगे तो 9 हो रहा है, जबकि होना चाहिए 90। 90 होने के लिए बोलिए यहाँ पर 10 से गुना करेंगे तो 10 से इसमें भी गुना, 10 से इसमें भी गुना। अब ये रेशियो नहीं रहा, निश्चित हो गया। तो अब ए सेक्शन में 40 छात्र हैं और बी सेक्शन में 50 छात्र हैं। आगे कह रहा है, यहां तक हो गया। केवल हिंदी पढ़ने वाले छात्र की संख्या, केवल हिंदी पढ़ने वाले छात्र की संख्या दोनों सेक्शन में पढ़ने वाले, करा केवल हिंदी पढ़ने वाले छात्र की संख्या दोनों सेक्शन में, यानी ए और बी दोनों सेक्शन में, तो करा केवल हिंदी पढ़ने वाले छात्र की संख्या दोनों सेक्शन में पढ़ने वाले कुल छात्रों का 40% है। तब बोलिए कुल 90 का 40% के लिए 2 शून्य कैंसिल, तो 9 चौ 36। केवल हिंदी पढ़ने वाले छात्र की संख्या दोनों सेक्शन में पढ़ने वाले कुल छात्र का 40% है। तो जल्दी से 40% का मतलब 36, और ये केवल हिंदी वाला बोल रहा है, तो ये दोनों मिलाकर है केवल हिंदी पढ़ने वाला संख्या, तो 36। आगे कह रहा है सेक्शन ए में दोनों विषय पढ़ने वाले, सेक्शन ए इसका बात कर रहा है, सेक्शन ए में दोनों विषय पढ़ने वाले छात्र उस सेक्शन के छात्र का 30% है, उस सेक्शन के 30% है। तब बोलिएगा 90 का 30%, तो 9 तिया 27, दोनों पढ़ने वाला इधर हो गया 27। कह रहा है
कि केवल हिंदी पढ़ने वाले छात्र की संख्या दोनों सेक्शन में पढ़ने वाले कुल छात्रों का 40% है, तो 90 का 40% 36, ये केवल हिंदी वाला आ गया। आगे कह रहा था कि सेक्शन ए में दोनों विषय पढ़ने वाले छात्र, उस सेक्शन के छात्र का 30% है, तो उस सेक्शन में कुछ 40 छात्र हैं, 40 का 30% है इस सेक्शन में पढ़ने वाले, तो 40 का 30%, 1 शून्य इधर, तो 4 तिया 12, ये हो गया आपका 12। आगे कह रहा तथा उसी सेक्शन में केवल हिंदी पढ़ने वाले छात्र की संख्या के बराबर है। उसी सेक्शन में केवल हिंदी पढ़ने वाले छात्र के बराबर, केवल हिंदी, तो ये 12 है, तो केवल हिंदी वाला भी 12। अब बोलिए ये दोनों मिलाकर है 36, तो 12 यहाँ, तो बोलिए 36 में से 12 घटा देंगे तो बोलिएगा ये आपका हो जाएगा 24। तो अब ये आपका काम खत्म हो गया, ये रब वाला आप हटा सकते हैं, तो ये आपका हो गया 36, ये हो गया। अब पहले यहाँ पर आगे काम किया जा सकता है, या तो पहले पढ़ लीजिए उसके बाद काम करिए, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। एवं सेक्शन बी में दोनों भाषा पढ़ने वाले छात्र, उसी सेक्शन में कुल छात्र का 20% है, तो यहाँ 50 है, 50 का 20% के लिए 1 शून्य इधर 1 शून्य इधर, तो 5 दूनी 10, ये हो गया। कह रहा है कि एवं सेक्शन बी में दोनों भाषा पढ़ने वाले छात्र, उसी सेक्शन में कुल छात्र का 20% है, तो 50 का 20% या तो 1/5 पढ़िए तो ये कैंसिल, तो 10 बच गया। अब जल्दी से सेटिंग करिए, इसमें टोटल 40 लोग हैं, बाहर तो 0 है, तो 40 में 10 और 40, 12 12 24, तो इधर बच जाएगा कितना, 24 6 30, 10 40 यानी 16, इधर हो गया 24 10 34, 34 और 6 40, तो इधर भी हो गया आपका 16। इस तरह से सेटिंग हो गया। अब बताइए यहाँ पर ऐसा कोई चीज बताइए जहां दिमाग अप्लाई करने वाला होगा, कुछ भी नहीं, केवल वहां पर दिया हुआ था परसेंट से, प्रतिशत से आपको निकालना था, सेक्शन ए सेक्शन बी, ही केवल हिंदी केवल अंग्रेजी दोनों जो भी हो, तो केवल इतना ही करना था, कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, केवल क्वेश्चन लंबा था, बड़ा था, लेकिन बनाना काफी आसान था। और ये एग्जाम का पूछा हुआ है, एक बार केवल इसमें एक ही प्रश्न पूछा था, और एक बार इसमें 4-5 प्रश्न एक साथ इकट्ठे पूछा था, एग्जाम का पूछा हुआ है। तो ऐसा क्वेश्चन देख के डरना नहीं चाहिए, केवल कोशिश करना चाहिए। ये तो वेन डायग्राम है, इसी में एक आता है न्यूमेरिकल कैलकुलेट। न्यूमेरिकल कैलकुलेट का क्वेश्चन इससे भी लंबा लंबा होता है। हालांकि ये सब लंबा लंबा इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन आप देखे नहीं होंगे, लेकिन बैंक का एग्जाम में रहता है और पूछता है, लेकिन लोग उसको भले ना पढ़ाएं, लेकिन क्वेश्चन इसमें बहुत बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल कैलकुलेट में भी रहता है। सर जी एप्लीकेशन का अपडेट आया है, कर ले क्या? अभी अपडेट आया है, पता ना करिएगा तो क्या होगा। कुछ लोग का परसेंटेज चल रहा, कुछ वीडियो गायब हो गया, लेकिन वो आ जाएगा। आप लोग बोल रहे थे ये क्या हो गया, भाग्य का, अच्छा ये है। आप लोग स्पीड की बात कर रहे थे, जिसके वजह से स्पीड का उसमें ऑप्शन आ रहा, स्पीड और क्वालिटी कर रहे थे बड़ी दिन से आप लोग, जिसके वजह से वो लोग इसको कर रहे हैं, तो इसी को काम चालू कर दिए हैं, तो उसी के कारण कुछ उस पर ट्राई चल रहा था। तो अगर आपका ऐप में कुछ डिस्टर्ब हो तो आप केवल और केवल 8252493548 इस नंबर पर ही केवल आप कॉल करेंगे, क्योंकि जो भी लोग वही लोग बैठते हैं वही लोग कर पाएंगे। तो फिर आप इस पर कॉल कर लेंगे, जो भी परेशानी रहेगा फिर उसका इलाज हो जाएगा। तो अगर आपके ऐप में कोई रुकावट हो तो आप डरिएगा नहीं, आपका क्लास चलना चाहिए, वो वीडियो आपको फिर से आ जाएगा। और आप पॉजिटिव हमेशा सोचिए, ये सोचिए कि दोबारा वीडियो ना देखना पड़े। वहाँ पर ऐप में पिक्चर क्वालिटी और वहाँ स्पीड ये सब नहीं दिया हुआ था, आपके फायदे के लिए था। लेकिन अब आप क्या करेंगे कि एक ही चीज को बार बार देखेंगे, आपके पास विकल्प हो जाएगा, और जिसके वजह से
आप उसका नुकसान भुगतेंगे। तो यही दिक्कत है। आपको दोबारा वो वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए। आप ही बताइए कि क्या ऐसा इसमें कमी छोड़ देते हैं पढ़ाते हैं तब कि फिर से दोबारा देखने की जरूरत पड़े। ऑनलाइन में तो जो भी हो, कोई भी स्टूडेंट से बात होता नहीं है तो मामला जो भी रहे, लेकिन जब ऑफलाइन होता है तो इतना बड़ा क्लासरूम में पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं चलता है ऑफलाइन में। और यहाँ से जब हम बोलेंगे तो ये तो माइक लगा हुआ है तो सब जगह बात जाता है, लेकिन पीछे वाले स्टूडेंट रावण की तरह अगर कितनों भी गरजेंगे ना तो आगे आवाज नहीं आ सकेगा, यानी वो हमसे पूछ नहीं सकेंगे। लेकिन आज तक हमारे क्लास में ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं और कोई भी स्टूडेंट क्वेश्चन कर दें, ऐसा कभी नहीं हुआ है। कोई भी चीज को इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं, उसका इतना बखिया उधेड़ देते हैं। ऑनलाइन में तो खैर हम तो सीना ठोक के पहले से भी कहते हैं कि ऑनलाइन में हमेशा कटौती रहता है, लेकिन ऐसा कटौती नहीं रहता है जो फालतू फालतू हो। इसमें काट कर पढ़ाते हैं, उतना ही से मतलब रहता है जिससे कि आपका काम चले। तो ऑफलाइन में एक एक चीज को बहुत पहले विस्तार से एक्सप्लेन करते हैं, फिर शॉर्ट में, फिर एकदम सुपर शॉर्ट में करते हैं, खोपड़ी में शॉर्ट लगाने वाला। तो आज तक कोई भी स्टूडेंट ये नहीं कहे कि हमको समझ में नहीं आया। कभी कोई क्वेश्चन पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ता है, जबकि इतने सारे लोग बैठे रहते हैं क्लास में जो कि कमजोर से कमजोर और तेज से तेज स्टूडेंट। शायद आपको यकीन नहीं होगा। चलिए ऐसा बात है तो फिर आपको एक वीडियो हम कल रिलीज करेंगे, यहाँ पे आपको दिखाएंगे। क्लास में हम ये पूछेंगे, वो वीडियो वैसा तो वीडियो बनते रहता है तो रहता ही है, और एक भी स्टूडेंट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। हम उस पर बोलते भी हैं कि ऐसे थोड़े होता है कि लोग मतलब सभी लोग को समझ में आ ही जाए। कमजोर स्टूडेंट है उनको नहीं समझ में आएगा, लेकिन फिर भी समझ में आता है, क्योंकि हर चीज को जो स्टूडेंट यहाँ नहीं समझे, हम दावा करते हैं कि वो कहीं नहीं समझेंगे। तो यहाँ पर दो चीज का फुल गारंटी होता है। सबसे पहला तो कि शॉर्ट, जो कि यहाँ पर जितना शॉर्ट में हम बताते हैं उसका फुल गारंटी है कि इससे शॉर्ट और दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। और दूसरा गारंटी हमारा रहता है कि जितना डीप में हम पढ़ाते हैं, हिंदुस्तान के ढिबरी लेके आप पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंच जाइए, सब जगह घूम लीजिए, जितना डीप में हम पढ़ाते हैं उतना कभी कोई पढ़ाने के लिए सपना में भी नहीं सोचेगा कि ऐसा भी पढ़ाया जाता है। तो इतना डीप में यहाँ पढ़ाई होता है। लेकिन ऑनलाइन का हम गारंटी नहीं करते। हम ऑफलाइन की बात कर रहे थे कि ऑफलाइन में यहाँ बहुत ज्यादा डीप में होता है, और शॉर्ट तो ऐसा लगता है कि खोपड़िया में शॉर्ट लग जाता है, तो भी यहाँ पर लोग उसको टेकअप करते हैं। और टेकअप ऐसा वैसा करते हैं, यहाँ आते हैं जॉब लेने के लिए कि हम यहाँ जाएंगे, पढ़ेंगे, जॉब लेंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद जॉब का लक्ष्य है जिसको हटा देते हैं। लोग सीधा दिमाग पर अटैक करते हैं कि हम भी ऐसे ही मास्टर बनेंगे, और लोग टीचर बनने के बारे में सोच लेते हैं। तो ये चीज होता है। लेकिन ये तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ना हम आपको डेंगा सकते हैं, ना इतना कुछ कर सकते हैं, ना हुर सकते हैं। तो आपका अपने आप पे कमांड रखना है, अपने घर पर मेहनत करना है ताकि आप सक्सेस हो सके, रिजल्ट दे सके। बाकी बात रहा डीप का, तो पहले भी बोले थे, आज भी बोल रहे हैं, और ये सर्वव्यापी सत्य भी रहेगा। ऑनलाइन जो भी आप कहीं भी पढ़ रहे होंगे, किसी भी टीचर से कंपेयर करेंगे तो क्वेश्चन की संख्या ज्यादा, लेवल उससे स्टैंडर्ड रहेगा, उसमें आप किसी से भी कंपेयर करिए, इसमें कोई शक नहीं होने देंगे। लेकिन हमारा चीज को हमारा केवल ऑफलाइन से आप कंपेयर नहीं करिएगा, ये चीज का गारंटी रहेगा। चलिए तो अभी फिलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं, जरा ध्यान देंगे। आंसर इसका देना था, ये आपका क्वेश्चन है। कह रहा है दसम वर्ग के सेक्शन बी में, दसम वर्ग के सेक्शन बी, ये है आपका सेक्शन बी, ये है सेक्शन ए। ये दसम वर्ग ही है जिसमें टोटल 90 छात्र हैं, सेक्शन ए और बी मिलाकर। ए में आपका 40 छात्र हैं, बी में 50 छात्र। दसम वर्ग के सेक्शन बी में अंग्रेजी पढ़ने वाले कुल कितने छात्र हैं? ये अंग्रेजी वाला पूरा है, पूरा का पूरा सब अंग्रेजी वाला है। हम बोले अंग्रेजी की बात कर रहा है तो अंग्रेजी का मतलब किससे है? तो अंग्रेजी का मतलब इससे है। ये है पूरा अंग्रेजी वाला, ये पूरा सर्किल है अंग्रेजी वाला, ये टोटल। इसमें टोटल आपको बताना है
कह रहा है कि 10वीं वर्ग में सेक्शन बी में अंग्रेजी पढ़ने वाले कुल कितने छात्र हैं? तो 16 + 10, यानी 16 + 10 जब आप करेंगे तो 16 × 10 = 26, तो आपका आंसर हो जाएगा 26। ये रहा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आगे कह रहा है 10वीं वर्ग में कुल कितने ऐसे छात्र हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं? 10वीं वर्ग में कुल कितने ऐसे छात्र हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं? सेक्शन ए और सेक्शन बी की बात नहीं किया, यानी टोटल की बात किया है। तो हम बोले सेक्शन ए में आपका ये रहा 12, और बोलिएगा सेक्शन बी में आपका ये रहा टोटल 10, तो 12 + 10 यानी 22, तो आपका आंसर हो जाएगा ये रहा 22। ये आपका है टोटल 22। चलिए आगे, 10वीं वर्ग में केवल हिंदी पढ़ने वाले कुल कितने छात्र हैं? केवल हिंदी पढ़ने वाले कितने छात्र हैं? तो 10वीं वर्ग में केवल हिंदी 12 + 24, ये किसी सेक्शन की बात नहीं किया था, टोटल केवल हिंदी पढ़ने वाला, तो 24 + 12 यानी आपका आंसर होगा 36। ये रहा। आगे कह रहा है सेक्शन बी में एक भाषा पढ़ने वाले कितने छात्र हैं? सेक्शन बी में केवल एक भाषा पढ़ने वाला, सेक्शन बी में एक भाषा पढ़ने वाले कितने छात्र हैं? सेक्शन बी की जब हम बात कर लिए और वो भी एक भाषा पढ़ने वाला, तो ये 24 छात्र हैं जो केवल एक भाषा पढ़ता, वो भाषा कौन है? हिंदी। ये देखिए आपका ये लोग ना केवल एक ही भाषा पढ़ रहे हैं, और वो भाषा कौन है? तो आपका जवाब होगा अंग्रेजी। तो यहाँ हिंदी या अंग्रेजी नहीं कहा था, सेक्शन बी में एक भाषा पढ़ने वाले कितने छात्र हैं? तो हम बोले 24 + 16, तो 16 × 4 = 20 और 20 = 40, तो आपका आंसर होगा 40। आगे अगला प्रश्न में कह रहा है 10वीं वर्ग में कम से कम एक भाषा पढ़ने वाले कितने छात्र हैं? कम से कम एक भाषा पढ़ने वाला, यानी ना पढ़ने वाला शामिल नहीं है, और दोनों भाषा भी पढ़ने वाला शामिल होगा। कम से कम एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए। हम बोले कि आप फॉर्म भर रहे हैं तो कम से कम आपके पास मैट्रिक का डिग्री होना चाहिए, यानी उसके नीचे नहीं, 9वां नहीं, 8वां नहीं, 7वां नहीं, ये नहीं, कम से कम मैट्रिक, यानी मैट्रिक का चाहिए, और ऊपर का कोई रोक ठोक नहीं है। अगर इंटरमीडिएट पास है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, वही ग्रुप डी वाला। हम बोले कि आप मैट्रिक, कम से कम मैट्रिक होना चाहिए, तो हमें 9th 8th और 10th 7th ये सब से कोई लेना देना नहीं है, मैट्रिक पास है, कम से कम मैट्रिक चाहिए। लेकिन कम से कम कहा, ज्यादा से ज्यादा के बारे में नहीं। तो हम बोले मैट्रिक के अलावा अगर इंटरमीडिएट है, ग्रेजुएशन है, तो भी आप उसको कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि 10वीं वर्ग में कम से कम एक भाषा पढ़ने वाले कितने छात्र हैं? तो हम बोले कि एक भी भाषा, कम से कम एक भाषा पढ़ने वाला कितने छात्र हैं? तो कम से कम एक भाषा का मतलब ज्यादा से ज्यादा में कोई रोक ठोक नहीं है, यानी दोनों भाषा जानते हैं तो और भी सुपर है, और भी बढ़िया बात है। तो इसमें तो आपको नीचे तो कोई है नहीं, 0 ये था, यानी टोटल छात्र है जो कम से कम एक भाषा जानता, उससे अधिक भी जानता है, तो आपका सीधा जवाब होगा 90। टोटल मतलब ये टोटल 10वां क्लास में जो पढ़ रहा है, यानी हो जाएगा 90। इस तरह से आप आंसर दे सके। चलिए इसके बाद चलिए एक हिस्सा और सुनाते हैं, आज किस्से का सिलसिला जारी रहे। एक आदमी था जो शिकार करने के लिए घोड़ा पर सवार होकर जंगल की ओर चल दिया। जाते जाते बहुत दूर निकल गया, लेकिन उसको शिकार करने लायक कुछ मिला ही नहीं। फिर जाते जाते बहुत दूर गया तो हाथी का एक बच्चा मिला। हुआ क्या कि हाथी सब झुंड में चलता, लेकिन एक छोटा सा बच्चा था, वो पीछे रह गया होगा और हाथी आगे बढ़ते चल गया होगा, बच्चा पिछड़ गया, वो पीछे ही रह गया। तो वो झुंड से बिछड़ गया और वो पीछे रह गया और हाथी लोग आगे चल गया। और ये शिकार करने के लिए जब जा रहा था तो वो हाथी का बच्चा दिखाई दिया।
तो बच्चा किसी का भी हो, जानवर हो या आदमी हो, चाहे जो भी हो, बच्चा होता है हमेशा प्यारा। बच्चा जब भी होता है तो वो बहुत ही प्यारा होता है, जिसके वजह से वो गया था शिकार करने, लेकिन कोई बच्चा का शिकार करता है, वो प्यारा होता है, इसलिए उसको प्यार से पकड़ लिया, पकड़ करके उसको अपने घर पर ले आया। घर पर ले आया, हाथी का बच्चा था, छोटा था, लेकिन था तो हाथी का ही बच्चा ना। तो हाथी का बच्चा है तो हाथी ताकतवर होता है। अब बच्चा है तो ऐसा थोड़ा है कि बकरी जैसा उसका ताकत रहेगा। अरे हाथी है तो हाथी जैसा ताकत रहेगा, बच्चा हो या बड़ा हो। बड़ा है तो और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, छोटा भी है तो हाथी का बच्चा ताकतवर ही होगा। तो हुआ क्या कि घर में लाया, तो ये सोचकर थोड़े गया था कि हम हाथी का बच्चा लाने जा रहे हैं। तो वो गया था, लेके चले आया अचानक। तो सोचा अभी इसको बांध के रखेंगे कैसे, बांध के नहीं रखेंगे तो ये तो भाग जाएगा। तो वो सोचा कि चलो घर में जो गाय भैंस था उसी का सिक्कड़ खोल लिया और हाथी का बच्चा को बांध दिया। हाथी को गला में यहाँ नहीं बांधा जाता, उसका पैर बांधा जाता है। जैसे भैंस को गला में यहाँ सिक्कड़ लगाते हैं, अगर हाथी को गला में सिक्कड़ लगाएंगे तो 4, 5, 8, 10 को भी सिक्कड़ लगाएंगे तो एक झटके में तोड़ देगा। तो गला में नहीं लगाया जाता है, उसको पैर में लगाया जाता है सिक्कड़, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, जिसके वजह से उसको पैर में सिक्कड़ से बांध दिया। कौन सा सिक्कड़ से? उस सिक्कड़ से जिससे कि वो जानवर को बांधा करता था, वही खुट्टा में जिस खुट्टा में उस गाय भैंस को बांधा करता था। तो समझ ही सकते हैं कि खुट्टा कितना मजबूत होगा। लेकिन वो बच्चा था हाथी का, तो बच्चा है तो जाहिर सी बात है कि वो भैंसिया तो बड़ा था, वो गाय बड़े थे, जिसके वजह से उतना ताकतवर तो अभी खैर नहीं होगा। तो उस बच्चे को वहां पर बांध दिया। वहीं पर बांधते बांधते उसी सिक्कड़ में, उसी खुट्टा में वो पलते पलते वो बहुत बड़ा हो गया। आज वो हाथी बहुत बड़ा है, लेकिन उस समय जिस समय उसको बांधा गया था, तो जो आजाद रहेगा उसको पैर में बेड़ी लगा दीजिएगा तो जरूर उकरून बढ़ेगा। उकरून का मतलब समझ रहे हैं, खुजली टाइप का होगा, मतलब वो गुदगुदाहट होगा, जिसके वजह से वो बच्चा पूरा पैर को झाड़ता था। लेकिन छोटा बच्चा था, वो सिक्कड़ में बंधा हुआ था, भैंस वाला सिक्कड़ में बंधा हुआ था, टूट नहीं पाया। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन उसको प्रयास किया तोड़ने का, लेकिन उससे नहीं टूटा। तो उसका दिमाग में बैठ गया कि ये सिक्कड़ नहीं टूटेगा, ये खुट्टा नहीं कबड़ेगा। फिर वहीं पर पलते पलते वो हाथी इतना बड़ा हो गया, अभी भी वही वाला सिक्कड़ में वहीं पर वो बंधा रहता है और वही वाला खुट्टा में बंधा रहता है। उसका दिमाग में बैठ गया था कि अब ये सिक्कड़ हमसे टूटने वाला नहीं है। जबकि आज इतना बड़ा हो गया, इतना ताकतवर हो गया है कि वैसा वैसा अगर 20 को भी सिक्कड़ रहेगा बंधा हुआ तो एक झटका मारेगा तो खुदरे खुदरे हो जाएगा, वो टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। लेकिन वो प्रयास नहीं कर रहा, क्योंकि उसका दिमाग में बैठ गया कि ये तो हमसे होगा ही नहीं, वो टूटबे नहीं करेगा। उसी तरह से आप लोग भी हैं, बचपन में मैथ नहीं पढ़ते होंगे, मन नहीं उस पर लगाते होंगे, तो सोचते होंगे हम तो मैथ में एकदम कमकोड़ियां हैं, एकदम ही बेकार हैं, हमको तो कुछ अकल ही नहीं है, तो हम मैथ कभी सीखबे नहीं करेंगे, ये माइंड में बैठा लिए होंगे। तो अब जिसका माइंड में ही बैठ गया है कि हम मैथ जिंदगी में कभी सीख ही नहीं सकते, उसका तो बात ही अलग है। लेकिन जो स्टूडेंट दिमाग से निकाल देंगे कि हम मैथ सीखने का प्रयास कर रहे हैं और सीख जाएंगे, तो हम दावा करते हैं कि ऐसे आप में से कोई भी स्टूडेंट नहीं होंगे जिसको कि हम पढ़ा रहे हैं और वो सीख ना जाए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। हम दावा करते हैं कि जो स्टूडेंट हमसे नहीं सीख पाया वो किसी और से किसी भी हालात में नहीं सीख सकता है। पूछिए आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इसका एक रीजन है, जैसा कि आपको शुरू में ही बताए कि कभी हम आज तक पढ़ाई किए ही नहीं, हमारे पास कुछ ज्ञान था ही नहीं, इसलिए हम खाटी मेथड का निर्माण किए, जिसके वजह से वो इतने अच्छे से सीक्वेंस में किया हुआ है कि कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी सीख सकता है और तेज स्टूडेंट की तो बात ही साधारण सा है। तो जो स्टूडेंट ठान लेगा वो बिल्कुल ही सीख जाएगा। और ये मैथ का मेथड इतना आसान है कि जो शून्य बटा सन्नाटा पृथ्वी गोल है, लड्डू है, एकदम जीरो है, वो भी बेहतर ही नहीं बहुत बेहतर कर सकता है।
तो हमारे यहाँ ठीक है कि हम जीरो से शुरू करते हैं, लेकिन उस सीमा पर ले जाते हैं जहां कभी कोई कल्पना भी नहीं करता है कि इतना भी पढ़ाया जाता और ऐसे भी होता है, वहां तक ले जाते हैं, जो कि आपको कभी फील भी नहीं होगा कि हम यहां तक पहुंच गए, जो कि सीमा से हम आगे पहुंचा देते हैं। अगर आप तालाब में तैरना चाहते हैं तो हम नदी में फेंक देते हैं, अगर नदी में तैरना चाहते हैं तो एक ही बार समुद्र में फेंक देते हैं और वहां पर भी आप तैर लेते हैं, जो कि आपको पता नहीं चलता। बाद में बोले कि ये समुद्र, अच्छा समंदर में थे, ये आप सोच लेते हैं। तो ये स्थिति होता है कि जीरो लेवल से शुरू करते हैं लेकिन उस सीमा तक ले जाते हैं जहां पर उस सीमा के बाद कुछ रहता ही नहीं है। लेकिन ऐसा वही लोग कर सकते हैं जिसको भरोसा है कि वहां पढ़ेंगे तो सीख सकेंगे, और हम कमजोर हैं लेकिन सीखने का इच्छा रखते हैं तो उसको कोई नहीं रोक सकता, निश्चित तौर पर सीखेंगे। ऐसे ही एक स्टूडेंट आए थे हमारे यहाँ पढ़ने के लिए जो भिन्न का जोड़ तक नहीं जानते थे। अब सोचिए कि वो कैसा स्टूडेंट होंगे जो कि पहला दूसरा क्लास में सिखाया जाता, भिन्न का जोड़ नहीं जानते थे। आज वो 500-600 लड़का लॉकडाउन का पहले किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट टाउन में जाके पढ़ा रहे थे, बीच बीच में मिलने के लिए भी आते हैं। तो वैसे लोग जो कि इतने कमजोर स्टूडेंट हैं आज मास्टर बन के बैठे हुए और वहां का सबसे टॉप सेंटर है और सबसे ज्यादा संख्या में पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे ढेर सारे नमूना मिलेंगे, लेकिन आप दिमाग से निकाल दीजिए कि हम नहीं कुछ जानते हैं, जो हम बोल रहे हैं वही मैथ का रूल है और उस रूल को फॉलो करिए, निश्चित तौर पर सीखेंगे। और ये आपके लिए फायदे का सा होता है कि बचपन में जो आप मैथ का रूल सीखे थे ना, वो रूल हमारे मेथड में कोई काम का नहीं है। इसलिए आप क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते दिमाग से निकालिए। जो हम बोल रहे हैं पहला दिन से क्लास अच्छे से करिए, उस वीडियो को आप बार बार रिपीट करके देखिए। जो हम बोल रहे हैं वही मैथ का रूल है और ये रियल में है, आप इसको मानिए। लीक पर वो चलता है जिसका चरण दुर्बल और हरा है। हमें तो हमारी यात्रा से बने अनिर्मित पथ भी प्यारा है, ये रास्ता हम खुद बनाए हैं। इसलिए आप दिमाग से निकालिए और जीरो लेवल से आप पढ़ना शुरू करिए। मैथ का रूल हम कहीं से लाते नहीं है, खुद उसको पैदा करते हैं। इसलिए आप कोशिश करिए और दिल लगा के सीखने का प्रयास करिए। मैथ आपका सबसे अच्छा सब्जेक्ट होगा, लेकिन आप कोशिश तो करिए। कोई अगर कहेगा कि हम 5 तरह से मैथ बनाते हैं तो आप आशा करेंगे कि उसमें 2 को तो एक्स्ट्रा मेथड जरूर जोड़ देंगे। तो उसके लिए आप फुल गारंटी के साथ पढ़िए और दिल लगा के पढ़िए, लेकिन होमवर्क करिए। ऑनलाइन में केवल बोल सकते हैं और उसके अलावा कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ऑफलाइन रहते तो आपका घुट्टी का कटोरी अभी बाहर चल गया होता। चलिए, इसके बाद आप 11 से लेकर 17 तक पूछे थे, यानी ये भी इसमें शामिल है पूछने वाला में, जो कि पिछले क्लास में इस क्वेश्चन को बता दिए थे, इसलिए दोबारा नहीं बता सकते हैं। चलिए, अब अगला प्रश्न जल्दी से 18 से 19 बन गया है तो ठीक है, नहीं बना है तो फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। जल्दी से कमेंट में लिखिए, अगर बन गया है तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से समझा रहे हैं। जल्दी से इसमें 11 के बाद जल्दी से कमेंट में लिखेंगे 18 नंबर। ये है 18 से 19, इसको सॉल्व कर रहे हैं, जरा ध्यान देंगे। हाँ, ये सब इसके पहले वाला क्वेश्चन को हम मानते हैं, ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड था आपके लिए सोचना, और ये भी क्वेश्चन शायद आपके लिए सोचने के लिए, हालांकि ये वैसा नहीं था, ये बनना चाहिए था। आप प्रयास जारी रखेंगे, निश्चित तौर पर सीखेंगे। करा 60 विद्यार्थियों के एक वर्ग को 3 विषय मनोविज्ञान, समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र के अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। 3 कैरेक्टर का है, तो आप जल्दी से 3 सर्किल बनाएंगे जिसमें ये वाला भाग तीनों में कॉमन होता है। 3 सर्किल में डायग्राम हमेशा ऐसा ही कुछ बनता है, लेकिन जब साइलोलिज्म पढ़ते होंगे तो ऐसे तो आप लोग साइलोलिज्म पढ़ते होंगे तो वेन डायग्राम से ही पढ़ते हैं, तो वहां कुछ भी हो सकता है। लेकिन साइलोलिज्म वेन डायग्राम से नहीं बल्कि एनालिटिकल अप्रोच से पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब 4 स्टेटमेंट 4 कंक्लूजन या उससे भी ज्यादा चला जाएगा तो वेन डायग्राम कभी भी
डायग्राम से पॉसिबल नहीं है स्पीड में बनाना, उसके लिए एनालिटिकल अप्रोच से बनाएंगे तो बिना पेन चलाए बनता है। खैर उससे हमको मतलब नहीं, मतलब तो इससे करा 60 विद्यार्थियों की एक वर्ग में, ये टोटल आपका 60 स्टूडेंट है। 60 विद्यार्थियों के एक वर्ग को 3 विषय मनोविज्ञान समाजशास्त्र लाई लिख देते हैं। मनोविज्ञान करा समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र। करा 60 विद्यार्थियों के एक वर्ग को 3 विषय मनोविज्ञान समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। 25% विद्यार्थी केवल समाजशास्त्र, तो टोटल तो 60 है जो निश्चित राशि है। और कहेंगे कि क्या रेशियो से आगे नहीं बढ़ सकते, तो इस प्रश्न में रेशियो से आगे बढ़ना ठीक नहीं है। पूछिए क्यों? इसलिए कि टोटल निश्चित राशि आपका 60 दिया हुआ है और बीच बीच में ये सब के सब आपका निश्चित राशि ही दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर 1-2 रेशियो है, बाकी सब निश्चित है, इसलिए निश्चित राशि के ही रूप में लेकर चलना चाहिए। तो निश्चित राशि के रूप में लेकर चलिएगा तो करा 25% विद्यार्थी केवल समाजशास्त्र, केवल समाजशास्त्र ये है। तो बोलिए 25% का मतलब होता है 1/4, तो इसका 1/4, 4 से 60 कटेगा 15 बार, तो ये आपका हो जाएगा 15, ये आपका हो जाएगा 15। आगे कह रहा है 1/3 विद्यार्थी केवल मनोविज्ञान, कह रहा है 1/3 विद्यार्थी केवल मनोविज्ञान, तो इसका 1/3 का मतलब होता है 20, जो केवल मनोविज्ञान है। आगे कह रहा है 1/6 विद्यार्थी केवल अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, 1/6, तो इसका 1/6 का मतलब होगा 10, ये केवल अर्थशास्त्र पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। ये रहा। आगे कह रहा 5 विद्यार्थी केवल मनोविज्ञान और समाजशास्त्र, कह रहा है 5 विद्यार्थी केवल मनोविज्ञान और समाजशास्त्र। अब कहेंगे कि सर यहाँ पर तो ना केवल लग गया, इसका मतलब क्या है? तो प्यारे यहाँ पर आप समझिए, कह रहा 5 विद्यार्थी केवल मनोविज्ञान और समाजशास्त्र, तो ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ केवल मनोविज्ञान और समाजशास्त्र लग गया, मनोविज्ञान यहाँ समाजशास्त्र यहाँ, तो केवल मनोविज्ञान और समाजशास्त्र कहेगा तो ये इतना ही आपका होगा, ये वाला भाग। ये बाहर कलर इसलिए रखे हैं ना कि वहां टच करते हैं तो पूरा मिट जाता है, अंदर टच करने में दिक्कत होता है। तो हम बोले केवल मनोविज्ञान और समाजशास्त्र, तो ये अगर कहा जाता मनोविज्ञान और समाजशास्त्र, तो मनोविज्ञान और समाजशास्त्र अगर कहा जाता तो मनोविज्ञान और समाजशास्त्र का मतलब यहां से लेके ये पूरा, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र का मतलब ये पूरा, जिसमें ये मनोविज्ञान और समाजशास्त्र दोनों हैं, लेकिन केवल लग गया तो केवल मनोविज्ञान समाजशास्त्र का मतलब ये तीसरा चीज यानी अर्थशास्त्र नहीं होना चाहिए। हम बोले मनोविज्ञान और समाजशास्त्र कहता तो ये पूरा होता, ये पूरा, लेकिन केवल मनोविज्ञान और समाजशास्त्र यहां से यहां तक ये वाला आपका नहीं होगा, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका केवल लग गया। अब चलिए आ जाइए, तो कह रहा है 5 विद्यार्थी केवल मनोविज्ञान और समाजशास्त्र, इतना में आएगा 5, अगर केवल नहीं लगा रहता तो ये पूरा में आता। आगे कह रहा है मनोविज्ञान 5 विद्यार्थी मनोविज्ञान और समाजशास्त्र, 4 विद्यार्थी, करा 4 विद्यार्थी केवल समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र, केवल समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र, अगर केवल नहीं लगा रहता तो ये पूरा, लेकिन केवल लग गया तो इतना ही, तो करा 4 विद्यार्थी केवल समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र, यानी 4 को यहां रख देंगे। और चलिए सब मिटा दें, करार 3 विद्यार्थी केवल मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र, केवल मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र का मतलब ये, अगर मनोविज्ञान अर्थशास्त्र कहा होता तो ये पूरा, लेकिन केवल लग गया तो ये हो जाएगा। 3 विद्यार्थी केवल मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र, ये रहा। आगे कह रहा है
तो 3 विद्यार्थी सभी 3 विषय पढ़ते हैं। अब ये हो गया सेटिंग, कहीं कुछ नहीं था, लेकिन यही केवल लग गया था। आप यहीं पे परेशान हो गए होंगे। अगर आपका ऑफलाइन रहता तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत घुमा घुमा के, बहुत ज्यादा, जो कि एग्जाम में पूछता नहीं है, लेकिन ज्ञान होना चाहिए ताकि कुछ भी प्रश्न घुमाए। नॉलेज होने से यही तो फायदा होता है कि कितनों भी घुमा कर पूछेगा तो आप उसको घुमा देंगे, जैसे वो घुमाएगा उसका उल्टा आप घुमा देंगे उसको। तो पावरफुल होना है, पावरफुल होने के लिए ज्यादा दूर तक अभ्यास करना है, ये होता है। चलिए, तो ये सब एग्जाम में रहता नहीं है, डरना नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता दिए। कभी कलाल बैंक पीओ में आपका रहेगा, आप आंसर दे सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, आंसर देते हैं। करा कुल कितने विद्यार्थी समाज शास्त्र और मनोविज्ञान दोनों विषय पढ़ते हैं? यहां पर लिख दिया कुल कितने विद्यार्थी समाज शास्त्र और मनोविज्ञान दोनों पढ़ते हैं। तो समाज शास्त्र और मनोविज्ञान, तो समाज शास्त्र और मनोविज्ञान यहां से यहां तक ये दोनों पढ़ने वाले हैं। अगर केवल लग जाता तो यहाँ पर केवल मनोविज्ञान समाज शास्त्र तो 5, लेकिन मनोविज्ञान समाज शास्त्र, तो इस सर्किल को आप कहिएगा ये जो है वो, इसको आपको नहीं देखना है। हम बोले कि यहाँ पर मेंशन किया कुल कितने विद्यार्थी समाज शास्त्र और मनोविज्ञान दोनों पढ़ते हैं। तो आप वो भाग बताइए जो आपका किस सर्किल में कॉमन होना चाहिए। तो समाज शास्त्र और मनोविज्ञान में कॉमन होना चाहिए, समाज शास्त्र और मनोविज्ञान में कॉमन होना चाहिए। तो समाज शास्त्र और मनोविज्ञान में कॉमन सर्किल, तो ये आपका पूरा का पूरा समाज शास्त्र और मनोविज्ञान में ये कॉमन है, इसलिए आपका 5 + 3 8। केवल समाज शास्त्र मनोविज्ञान तो 5। अगर कहा था तीनों विषय तो 3। ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए, कितने विद्यार्थी अर्थशास्त्र पढ़ते हैं? तो अर्थशास्त्र पढ़ने वाला विद्यार्थी, यानी अर्थशास्त्र में पूरा सर्किल, ये आपका पूरा अर्थशास्त्र है। कितने विद्यार्थी अर्थशास्त्र? तो ये आपका रहा पूरा का पूरा सर्किल है अर्थशास्त्र। इसमें सारा जोड़ जाड़ के बताइए। तो बोलिए 3 3 6 4 10 और 10 20। तो आपका आंसर 20 नहीं है, तो ये हो गया आपका नन ऑफ दीज। इस तरह से आप आंसर दे सके और कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए, ये आपका खत्म हो गया, ये टॉपिक खत्म हुआ है। लीजिए, टाइम खत्म हो गया, टाइम हो गया। एक और किस्सा सुनाना चाह रहे थे, लेकिन आज ज्यादा किस्सा हो जाएगा तो फिर आपका ज्यादा कहीं कहेंगे कि आज हमको बेइज्जती करने पर उतरे हुए हैं। ये तो बेइज्जती है। क्लासरूम में रहते तो बेइज्जती के साथ साथ ऊपर से भी प्रहार होता, तब समझ में आता कि पढ़ाई होता क्या है। चलिए, आज भर छोड़ देते हैं। अगले क्लास में हम लोग ये सीखेंगे जो कि सदाबहार वैरायटी है। सदाबहार ही नहीं, ये क्या हो गया? सदाबहार ही नहीं, बहारों का बहार वैरायटी है जो एग्जाम में हमेशा रहता है। तो अगले क्लास में हम लोग इम्पोर्टेंट चीज सीखेंगे जो सभी एग्जाम में रहता है। चलिए, आज भर इतना ही।